अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुआ जमील और आप देख रहे हैं सेनेट के हवाले से एक्सपर्ट स्पेशल। पैनल में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, जावेद चौधरी साहब, मंसूर अली खान साहब, आमिर अली आसराना साहब, फैसल हुसैन साहब, जमशेद बागवान साहब और रज़ा रहमान साहब। सेनेट इलेक्शन की हम बात करें तो आज कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों में 37 सेनेटर्स का इंतखाब किया गया है, जिसमें मजमूई तौर पर हुक्मरान जमात PTI ने सबसे ज़्यादा 18 नशिस्तें हासिल कर ली हैं और सेनेट में सबसे बड़ी जमात बन गई है। लेकिन इस्लामाबाद में सेनेट इलेक्शन का बड़ा अपसेट हुआ है, जहां कौमी असम्बली में अददी अक्सरियत के बावजूद गवर्नमेंट के उम्मीदवार अब्दुल हफीज़ शेख को शिकस्त हुई है और PDM के मुत्तफ़िका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी ने मैदान मार लिया है, जो हुकूमत के लिए एक बड़ा धचका है। हुकूमती उम्मीदवार की शिकस्त के बाद PDM क़यादत ने गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया, वज़ीर आज़म को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। उधर अपोजिशन की तनकीद पर गवर्नमेंट भी मैदान में आई। शाहनवाज़ कुरैशी साहब समेत वफाकी वज़रा ने मीडिया टॉक की, इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर कई सवालात उठाए, अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात भी लगाए और बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से इजलास बुलाने के लिए कल सदर को एडवाइस भेजी जाएगी और इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। जावेद चौधरी साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सवाल यह है कि अब्दुल हफीज़ शेख की शिकस्त के बाद क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे आपके ख्याल में? देखिए, ये एक बड़ा ट्रिकी सा सवाल है और ट्रिकी सी मोमेंट है कि अगर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है और अगर MQM है, इनमें से कोई एक जमात हुकूमत का साथ छोड़ने का ऐलान कर देती है तो उसके बाद गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये सारे इत्तेहादी गवर्नमेंट के साथ हैं और इमरान खान साहब एतमाद का वोट लेते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को एतमाद का वोट मिल जाएगा, क्योंकि एतमाद के वोट के लिए शो ऑफ हैंड है कि आपने हाथ खड़े करने हैं। ये सीक्रेट बैलेटिंग है नहीं, क्यों सीक्रेट बैलेटिंग हो तो फिर तो यकीनन अपोजिशन 15 से 20 के करीब MNAs हासिल कर लेगी, फिर गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि शो ऑफ हैंड है तो उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई पार्टी या इनका कोई रुकन हुकूमत का वो इनको डिसीव करेगा, तो उसमें तो इनको 6 महीने और मिल जाएंगे, क्योंकि जब अदम एतमाद का तहरीक पेश कर दी जाए और गवर्नमेंट एतमाद का वोट ले ले तो 6 महीने तक तो दोबारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, तो इससे तो एतमाद का वोट ये ले लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो अचानक फैसला किया, मेरा ख्याल है बहुत जल्दी में फैसला किया है। इनको चाहिए था कि कम से कम 10-15 दिन इस सूरत हाल को पहले हजम करते और फिर ये फैसला करते। तो ये जो फैसला है बहुत जल्दी में है, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट जाने के चांसेस भी हैं और अगर वाकई जो पीछे बाइंडिंग फोर्सेस हैं और वो पीछे से हट गई, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल कह रही थी, तो वो आज या कल में वो फौरन पता चल जाएगा। कोई एक इत्तेहादी के खिसकने की बात है, गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी उसके बाद। सही जी, आप समझते हैं कि जल्दी में फैसला किया। मंसूर साहब, आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर साहब कामयाब हो पाएंगे? अगर नहीं होते, जिस तरह से जिन खदशात का इज़हार जावेद चौधरी साहब भी कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट के पास क्या ग्राउंड्स होंगी? देखिए, मेरे ख्याल में चौधरी साहब ने बड़े अच्छे पॉइंट्स उन्होंने रेज़ किए। मेरी इस अभी यहाँ पे ट्रांसमिशन में आने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर ज़राए से मेरी बात हुई है और उन्होंने चंद हिंट्स जो दिए हैं वो मैं आप तक भी शेयर कर देता हूँ। मैंने उनसे बेसिक ये सवाल मैंने किया कि ये नंबर गेम इस तरह पलटी किस तरह कि हुकूमत के वोट कम हो गए और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वोट बढ़ गए। ढके छुपे अल्फाज में जो बात कही है, उनका ये कहना है कि दरअसल में एक इत्तेहादी ने हुकूमत के साथ हाथ किया है। अब वो इत्तेहादी कौन है, मुझे तो उन्होंने नाम बता दिया, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मुझे कहा गया था कि जी आप उसका नाम मत लें। लेकिन उनको ये लगता है कि एक इत्तेहादी जो है वो वादा तो ये करके गया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट देंगे, लेकिन एक्चुअली अच्छा अगर आप उस इत्तेहादी के नंबर उठा के देखें तो उन्होंने इस सेनेट इलेक्शंस में फ़ायदे भी उठा लिए हैं। अपने बंदे इलेक्ट करवा लिए हैं उन्होंने जो उन्होंने करवाने थे, लेकिन जहां पे कौमी असेंबली में आने की बात हुई है वहां पे जो है वो उन्होंने डंडी मारी है। एक बात। दूसरी बात ये जो मेरे पास एक खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से कि जी इमरान खान साहब ने ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करने का जो फैसला किया है, ये अगर ना करते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद ज़राए ये कह रहे हैं कि 1 या 2 दिन के अंदर से ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन जो है वो फाइल करने वाले थे कौमी असेंबली के अंदर। तो इससे पहले कि वो करते, इमरान खान साहब ने जो है हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए खुद पहले कर दिया कि कम से कम मैं ये तो कह सकूं कि मेरे पास ही होना चाहिए। दूसरी बात ये, एक रिपोर्टेड खबर ये भी आई है कि अगर यहाँ पे 2 सीटों के ऊपर इलेक्शन था ना, एक खातून की सीट पे था और एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिसके ऊपर जीते हैं। इमरान खान साहब अगर दोनों सीटें हार जाते, खातून की सीट भी अगर हार जाते,
तो उन्होंने असेंबलियां तहलील कर देनी थी। ओके। लेकिन अभी ये जो चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी हुई है उसकी वजह यह है कि जो खातून की सीट थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब हुई है, इसलिए उनको लगता है कि अभी भी मेजॉरिटी मेरे पास ही है, जिसकी वजह से अब वो टेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वो सीट भी चली जाती तो खान साहब ने ये असेंबलियां तहलील कर दी थी। ये रिपोर्ट हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, एक बात। अब दूसरी बात, वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसके अंदर जहां पे एक तो इत्तेहादी की मैंने बात की, तीसरी चीज उसके अंदर एक वो जमात इस्लामी फॉर्मूला भी आ सकता है। और वो क्या है, आज कौमी असेंबली में जो वोटिंग हो रही थी उसमें एक शख्स ने वोट नहीं दिया था, जिसकी वजह से 5 बजे तक सबको इंतजार करना पड़ा, वरना सारे वोट ऑलरेडी कास्ट हो चुके थे। अगर किसी एक इत्तेहादी ने भी कॉन्फिडेंस ना देने के अलावा भी ये कह दिया कि जी हम एब्सटेन करते हैं, हम आते ही नहीं हैं असेंबली में वोट डालने के लिए, तो तब भी खान साहब को बहुत बड़ा एक धचका लगेगा। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। और आप देखिएगा कि अगले चंद और दो सीटें और, 2 वोट और बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि और भी इमरान खान साहब के कम हो जाएंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो फैसल वाडा साहब ने आज इस्तीफा दे दिया, वो भी कौमी असेंबली की सीट जो है वो खाली हो जाएगी। अब वहां पे भी दोबारा इलेक्शन होंगे, वो कब इलेक्शन होंगे, अगला कब आके हल्फ उठाएगा, हमें उसका इंतजार। और दूसरा 18 तारीख को जो है वो डस्का में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, जहां पे बेसिकली जो अब तक रिजल्ट आए थे उसमें लग ये रहा था कि नून लीग जीत रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट रोक लिया था। तो ये 2 वोटों का घाटा जो है वो हुकूमत को उधर से भी हो सकता है। जी अयाज साहब, आपको भी लगता है जल्दी में फैसला कर लिया, अब कामयाबी के चांसेस कितने हैं इमरान खान साहब के? नहीं, जो मंसूर बता रहे हैं, अगर उन तक ये रिपोर्ट पहुंच गई होगी कि पीपल्स पार्टी जा रही है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, तो फिर तो बड़ा अच्छा फैसला किया। दूसरा, यकीनन अगर वो फैसला ये ना करते तो बिल्कुल ही मॉरल ग्राउंड उनकी ख़त्म हो जानी थी। उसकी वजह ये कि अपोजिशन ने तो ज़ाहिर फौरी ये मुतालबा कर दिया था कि इस्तीफ़ा दें, तो इस्तीफ़ा देने से बेहतर है कि उन्होंने एक चांस लिया है। और अब मेरे ख्याल में वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे इमरान खान साहब जितने पहले थे इलेक्शन से पहले, ये सेनेट के इलेक्शन से पहले। अब वो कहीं वो भी शेकी होंगे। लेकिन बात वही है, शो ऑफ हैंड से होना है। बज़ाहिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे, लग रहा है कि बड़ा आसानी से वो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी गेम हो गई, किसी ने एब्सटेन किया, तो ज़ाहिर है फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब इमरान खान साहब के साथ साथ ऑपोजिशन को भी अपने अरकान को कहीं ना कहीं उन पे भी खर्च करना पड़ेगा, कहीं ठहराना पड़ेगा, कहीं अच्छे नाश्ते कराने पड़ेंगे, अच्छे खाने खिलाने पड़ेंगे। मुफ्त में उनका भी अब सिलसिला नहीं चलेगा। तो लिहाजा दोनों को, गवर्नमेंट को और ऑपोजिशन को, अब बजट अलहदा कर लेना चाहिए, क्योंकि खर्चा उन्हें बहुत करना पड़ेगा। सही जी। आमिर साहब, अच्छा है चूँकि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए और हमारा भी कारोबार चल पड़ा है कि बहस हो रही है, वरना सारी कुछ और हो चुका होता। अब चूँकि मफरूज़ों पे बात है और अंदाजे हैं, कुछ ज़राए हैं, कुछ खबरें हैं, तो देखें, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रेसिडेंट ये समझते आर्टिकल 91(7) के तहत के इमरान खान साहब के पास नहीं है, तो वो कह सकते थे और वो एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका होता। अब ये वो इखलाकी बार के तहत ले रहे हैं कि जी चूँकि उनके पास वोट पूरे नहीं आए तो यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए, उससे अदम एतमाद की तहरीक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अपने टाइम पे जब चाहे अपोजिशन कर सकती है। लेकिन फ़र्क क्या है कि इनको एक तो है कि एतमाद का वोट तो ये आराम से ले लेंगे। जो इखलाकी बुलंदी की कहानियाँ थी, अब बताएं कि ये सज़ा क्यों नहीं दे रहे जो इतने चीख चिंगाड़ के हुकूमती ताद बोल रहा था, जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया 17 मेंबर्स ने, उनकी सज़ाओं के तयन के लिए कोई बयान मैंने नहीं सुना किसी बंदे से। सारे कह रहे हैं ओहो जी ये हो गया वो हो गया और हम एतमाद का वोट लेंगे और हम दुनिया को साबित कर देंगे। ठीक है, आप एतमाद का वोट ले सकते हैं, अभी तो किसी ने नहीं चैलेंज किया ना आपको बाज़ाब्ता तौर पे। और आपके पास 176 लोग नाश्ते में थे, जैसे सादिक संजरानी के खिलाफ 66 लोगों ने खड़े होकर ऐवान में कहा कि हम सादिक संजरानी के खिलाफ हैं, और जब अदम एतमाद में खुफिया वोट रायदही हुई तो वो सादिक संजरानी के साथ निकले। अब ये काम यहाँ हो चुका हुआ है कि अदम एतमाद बाद की बात है, एक खुफिया अदम एतमाद हुकूमत के खिलाफ लोगों ने कर दिया। अब एक इत्तेहादी इतने वोट ले गया 17, मैं नहीं समझता। इसके अंदर 2-3 फैक्टर्स मौजूद हैं, और ये लॉबिंग है, इसमें पैसा भी मौजूद है, इसमें गुस्सा मौजूद है। आप जहांगीर तरीन फैक्टर को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे को आपने देखा, जब यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए तो 3 दफ़ा उन्होंने गिनती भी करवाई और पानी भी बार बार पीते रहे, ये भी रिपोर्ट हो गया हुआ है। आप देखें कि इस वक्त ऐवान है 100 का, और अपोजिशन पार्टियों के पास इस वक्त 53 वोट हैं, लेकिन इसहाक डार चूंकि मौजूद नहीं है तो वो 52 बनते हैं, और एक जमात इस्लामी के हैं, अगर वो भी वोट नहीं देते तो 51 बचते हैं। और आप देख लें 100 में से अगर 51 अपोजिशन के पास हैं चेयरमैन सेनेट के लिए, तो फिर बहस किसके पास होगी? जबकि फाटा में से 4 में से मैं दे रहा हूँ 3 वोट हुकूमत को,
जो 4 आज़ाद है ना, क्योंकि इस दफ़ा फाटा की 4 सीटें रह गई हैं, इसलिए टोटल ऐवान तो 100 का रह गया ना 104 की जगह पे। तो गेम बड़ी क्लियर है, मज़ा आएगा, मैच डलेगा और इखलाक की नई बुलंदियाँ सर होंगी। सही जी। फैसल हुसैन साहब, देखिए, इमरान खान ने अपना जो पाकिस्तान में जो कद बनाया वो बनाया कि वो पाकिस्तान के जो है सबसे ज़्यादा ईमानदार आदमी है। उनसे ज़्यादा ईमानदार आदमी जो है इस मुल्क में कोई नहीं रहता। उन्होंने अपने अलावा हर शख्स को जो है वो चोर डाकू का जो है वो खिताब दिया। अब ये जो आज जो कुछ हुआ उस पर इन्होंने, इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कह रहे हैं पैसा चला है, लोगों को खरीद लिया गया और जो पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने जो है खुल्लम खुल्ला जो है वो पैसों का जो है इस्तेमाल किया। अब ये जो एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं तो उसी बिकाऊ माल से एतमाद का वोट लेंगे, तो इनकी तो जो इखलाकी तौर पर तो अब इनको इस बात की वो ही नहीं रही कि उन्हीं लोगों से कैसे किस तरह के एतमाद का वोट ले सकते हैं जिनको इन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है खासतौर पर जो इनकी वफाकी वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जिस तरह के इल्जाम इन्होंने आयद किए हैं, तो उनसे एतमाद का वोट लेने के बाद जो इनका अपना इखलाकी कद जो इतना बड़ा जो बनाया हुआ था वो कहाँ पे स्टैंड करेगा। दूसरा जो इत्यादियों की बात हो रही है, सबसे ज्यादा जो शक किया जा रहा है वो एमक्यूएम के ऊपर किया जा रहा है कि एमक्यूएम ने जो है वो इनको वहां पे हफीज शेख को वोट नहीं दिया। आपने भी कोई एमक्यूएम का हिसाब किताब बताया था फैसल साहब? नहीं, मैंने फैसल से कहा था कि एमक्यूएम ने नहीं बहुत पहले नहीं, मैंने एक और बात कही थी फैसल से कि उन्होंने हुकूमत उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान तो कर दिया, लेकिन वोट किसको देंगे ये मुझे नहीं पता। सही सही। फैसल साहब, देखिए, एमक्यूएम की अपनी पोजीशन ऐसी है कि वो मर्जी के बगैर, वो किसी की मर्जी के बगैर जो है ना वो कोई प्रेस रिलीज भी जारी नहीं कर सकते। प्रेस रिलीज जारी करने से पहले भी जो है ना किसी की इजाजत लेते हैं। अगर उन्होंने इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान साहब के उम्मीदवार के खिलाफ वोट दिया है तो फिर उनको कहीं से इशारा मिला होगा, कहीं से उनको इजाजत ली होगी, उन्होंने उनको वहां से हुक्म आया होगा। तो ये हुक्म, ये जो हुक्म एमक्यूएम को अगर मौसूल हुआ है, किसी इत्यादी को मौसूल हुआ है, तो ये इमरान खान साहब के लिए भी जो है पैगाम, इस पैगाम को समझ लें। हो सकता है कि उनको अपने फ्रेम में लाने के लिए जो है ये एक मुख्तसर सा पैगाम दिया हो, लेकिन बड़ा इससे जो है इमरान खान की जो साख बहुत खराब हुई। एक बात मैं शहरियार हाफिजी साहब के वाले से करना चाहता हूँ। शहरियार हाफिजी साहब ने कहा कि उनकी वोट डालने की जो है वो ट्रेनिंग नहीं हुई थी। कभी इमरान खान साहब कहते हैं कि उनको जो है वो हुकूमत चलाने की अभी वो लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, या उनका वफाकी वजीर साहब फरमा रहे हैं उनको वोट डालना नहीं आता। तो जिस हुकूमत के वफाकी वज़रा को वोट डालना नहीं आता हो तो उनके हवाले 22 करोड़ लोगों का उनके हवाले कर दिया गया। ये खुद इमरान खान साहब को भी जो है सोचना चाहिए कि अगर उनकी और उनकी टीम की ये कैपेसिटी नहीं है कि मुल्क चला सके तो खुद जो है वो रिजाइन करके पहले तरबियत ले लें, लर्निंग कर लें, उसके बाद जो है फिर वो दोबारा अगला इलेक्शन लड़ें। ठीक हो गया जी। जमशेद साहब, आपको क्या लगता है कौमी असम्बली में एतमाद का वोट हासिल कर पाएंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब? बिल्कुल, मैं अयाज साहब की बात से मुतफिक हूँ कि जब कप्तान ने ये दाव खेला है तो उनके जहन में कुछ होगा कि वो क्या करेंगे। और हफीज शेख की हार जो है वो मैं ये समझता हूँ, मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि वो शायद ख़ुद इमरान खान भी उनसे जान छुड़ाना चाहते थे और इसीलिए उनका रुखसत किए गए, क्योंकि वो जिधर से आए थे उनको इनकार करना मुमकिन नहीं था। तो इनको एक बाकायदा प्रोसेस के ज़रिए इस निकाल दिया गया, क्योंकि NFC के लिए ज़रूरी है कि एक इलेक्टेड वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मौजूद हो और वही NFC को हेड कर सकता है जो इलेक्टेड वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हो। चूँकि इलेक्ट नहीं हुए तो अब वो वज़ीर ख़ज़ाना भी नहीं रहेंगे। और दूसरी बात यह कि अगर हफीज़ शेख इतने ही ज़रूरी थे इस हुकूमत के लिए तो उनको पंजाब से भी इलेक्शन लड़वाया जा सकता है। अगर सितारा अयाज खैबर पख्तूनख्वा के होकर बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ सकती है तो हफीज़ शेख को भी एक महफूज सीट से पंजाब से इलेक्शन लड़वाया जा सकता था। मेरा तो ज़ाती ख्याल यही है कि उनको बहुत अच्छे तरीके से फारिग किया गया है। चूँकि अगर जिस तरह पीपल पार्टी की बात थी कि ये अदम एतमाद होगा तो जो खातून की सीट है उस पर तो वोट ज़्यादा मिले हैं, तो मतलब यही है कि लोग जो है वो हफीज़ शेख से तंग थे, PTI से नहीं या इमरान खान से नहीं, और उनका वोट जो है कौमी असम्बली में उसी तरह इंटैक्ट है। और अगर कुछ नई चीज़ें होती है जो आमिर इलियास साहब ने बताई कि और मंसूर साहब ने अपने ज़राए से बताई, चूँकि वो इस्लामाबाद में बैठे होते उनके ज़राए काफ़ी तेज़ है, अगर ऐसा होता है तो फिर ये वाकई मुश्किल दाव होगा इमरान खान के लिए। लेकिन ये आप इनको एक दाद देंगे कि उन्होंने फ्रंट फुट पे आके कहा कि मैं ख़ुद एतमाद का वोट लेता हूँ। अगर पीपल्स पार्टी ने तैयार भी किया था तो ये इमरान खान के लिए वो दाद बनती है कि उन्होंने वो किया है। अगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की कि ये चमक का नतीजा है, तो अगर चमक का नतीजा है तो खैबर पख्तूनख्वा से भी PTI ने अपने हिस्से से ज़्यादा वोट लिए हैं, तो फिर इधर किसने पैसे दिए?
अगर उधर चमक है तो फिर इधर किसकी चमक है? सही। तो ये भी है कि अगर आप उधर जीत हारते हैं तो आप चमक कहते हैं, और अगर इधर आप जीतते हैं तो आप कहते हैं कि ये मेरी फिर करामत तो करते ये भी है। मुझे लगता है कि हाँ, हाफिज शेख को मुझे लगता है कि बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से उनको कह दिया गया कि आप वापस जाएं अमेरिका। चलें, ठीक जी। रज़ा और रहमान साहब, अब्दुल हफीज़ शेख की शिकस्त के बाद आपको क्या लगता है, अब ये जो कौमी असम्बली में एतमाद का वोट हासिल करने का कहा है प्राइम मिनिस्टर ने, तो कामयाबी है उनके लिए या नहीं? जी देखें, इस बात को तो तमाम हमारे जितने अभी दोस्त और बैठे हैं, ब्यूरो चीफ्स भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं, तो उनका यही कहना है कि इत्मीनान का तो जो मैंने अक्स किया है कि वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो चीज़ हम समझ रहे हैं कि आज जो नताइज आए हैं उसमें देखिए उनकी अपनी जमात के लोग नाराज़ थे और इसी तरह इनके इत्तेहादी भी हैं। और मैं यहाँ पर ज़रूर ये चीज़ को वो करूँगा कि काफ़ी अरसे से उनकी एक बड़ी इत्तेहादी जमात बलोचिस्तान से, बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है, वो उनसे काबीना में नुमाइंदगी के लिए बारहा कहती रही है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पर अब क्योंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी सेनेट के अंदर अगर हम देखें तो अददी इतबार से जो है उसकी पोजीशन जो है मुल्क की चौथी जमात बन के सामने आई है। इसी तरह कौमी असम्बली में भी उसके जो है मेंबरान की तादाद इतनी है कि वो अब अपना मुतालबा इमरान खान साहब के साथ रख सकती है। और जहां पर उनके अपने लोग नाराज़ हैं वहां पर उनकी ये इत्तेहादी जमात भी इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएगी और अपनी चीज़ें सामने रखेगी और इनसे इस बारे में बात भी करेगी। और नुमाइंदगी के हवाले से काफ़ी अरसे से बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो इमरान खान साहब से जो है वो मुतालबा करती भी रही है और मुलाकातें भी करती रही है, उनके साथ वादे भी किए गए थे। तो अब मेरा ख्याल है कि इस मौके पर जो है वो ज़रूर इसमें वो करेगी। जिस तरह पहले हमारे दोस्तों ने ये बात की है कि कोई एक आध इत्तेहादी बीच में से नाराज़ होकर निकल गया तो इमरान खान साहब के लिए बड़े मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ठीक है जी, अगर कोई इत्तेहादी नाराज निकल गया तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। क्या वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में एतमाद का वोट हासिल कर पाएंगे या नहीं, राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा आज हमारा सवाल है, अब्दुल हफीज़ शेख की शिकस्त को सामने रखते हुए हमारा सवाल होगा कि वज़ीर आज़म की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हुक्मरान जमात पीटीआई मौजूदा इलेक्शन में 18 नशिस्तें जीतकर मजमूई तौर पर 26 सेनेटर्स के साथ सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 20 नशिस्तों के साथ दूसरी, जबकि PMLN 18 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। मौजूदा इलेक्शन में 48 नशिस्तों में से गवर्नमेंट इत्तेहाद ने 28, जबकि PDM जमातों की मजमूई तौर पर 20 नशिस्तें हासिल हुई हैं उन्हें, जिसके बाद 100 अरकान के ऐवान में अपोजिशन इत्तेहाद के सेनेटर्स की तादाद 53 और गवर्नमेंट इत्तेहाद की तादाद तकरीबन 47 हो जाएगी। और यूँ सेनेट में अपोजिशन को 6 अरकान की बर्तरी हासिल होगी और आइंदा 3 साल के लिए अपोजिशन हुकूमती इत्तेहाद पर भारी रहेगी। तो दूसरी तरफ सियासी जोड़ तोड़ के माहिर आसिफ अली जरदारी ने यह दावा किया है कि यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनवाएंगे। इसी हवाले से ये दूसरा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए। मंसूर साहब, मैं आपसे ही आगाज़ करूंगी। आप समझते हैं कि सेनेट में अपोजिशन की अददी बर्तरी हुकूमत की हिकमत अमली अब क्या होगी? क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया, जरदारी साहब कह चुके हैं चेयरमैन सेनेट के लिए वो कोशिश करेंगे गिलानी साहब के लिए। देखिए, क्योंकि कप्तान जो है वो एक क्रिकेटर रहे हुए हैं और एक क्रिकेटर के हवाले से स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैं एक बात तो ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर एक एग्रेसिव प्लेयर होता है ना, और अगर टेस्ट मैच की सूरत हाल ये हो कि अब आपको डिफेंसिव खेलना पड़े तो उसके लिए बड़ा अनईजी होता है। और इसी तरह एक डिफेंसिव प्लेयर के लिए अगर एग्रेसिव होना पड़े तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। जो इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर अब जो हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब को सबसे पहले अपनी ईगो तोड़नी पड़ेगी। अपने उस वो जो एक उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक वो जो एक बनाया हुआ है ना, मैं इसे क्या हॉल कहूँ, उसे शेल कहूँ, उसमें से निकलना पड़ेगा। अब अपने इत्तेहादियों के साथ जाके खुद कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में आज वैसे बहुत अच्छा होता कि शाह महमूद कुरैशी के बजाय इमरान खान साहब बीइंग प्राइम मिनिस्टर, इतनी बड़ी अगर बात होने जा रही थी कि वो खुद एतमाद का वोट लेना चाहते थे, उनको खुद आना चाहिए था। खुद आके ये बात करते या अवाम से खिताब करते, कौम से खिताब करते, खुद बताते कि जी ये सूरत हाल है और इसलिए मैं करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि अब आपको जिस तरह अभी पहले अयाज खान साहब भी कह रहे थे, अब आपको ख़जानों के मुँह खोलने पड़ेंगे। ये आपको चाहे बात पसंद आए या ना पसंद आए, चाहे वो डेवलपमेंट बजट के हवाले से हो, स्कीमों के हवाले से हो, कुछ ना कुछ हो,
अपनी इस हुकूमत को बचाने के लिए तरलों के साथ अब काम नहीं बनेगा, अब आपको कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। आपको इससे पहले पता होगा, हफ्ता पहले एक और भी इनके 3 खवातीन MNAs ने अनाउंस किया था कि जी 15-15 करोड़ रुपए के फंड जो हैं वो जारी किए जा चुके हैं। 50-50 करोड़ के फंड्स का जो है वो वादा किया गया है। अब आप देखिएगा अगले एक हफ्ते के अंदर कितने और नए वादे होंगे, कितना क्या कुछ होगा, सिर्फ इस हुकूमत को बचाने के लिए, इत्तेहादियों को साथ रखने के लिए। इसके अलावा और कोई हल नहीं है, यही हिकमत अमली चलेगी, इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल, वरना ये हुकूमत बच सकती है। जी जावेद चौधरी साहब, आपको लगता है ये जिन वादों की बात कर रहे हैं, मंसूर साहब ने भी जिक्र किया है, ये सब कुछ करने के बावजूद भी हुकूमत बचा सकेंगे, और इसके अलावा कोई और हिकमत अमली हो सकती है गवर्नमेंट की? देखिए, वो जो 50 करोड़ का वादा गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन वो पैसे दिए किसी को नहीं है, ये आप जहन में रखें, क्योंकि जब कौमी खजाने से पैसे निकलते हैं तो वो उसी दिन पता चल जाता है, और अभी तक कोई ऐसे ही एविडेंस नहीं है कि MNAs को या MPs को सरकारी फंड मिल गया हो, वहाँ से पैसे गए नहीं। कमिटमेंट अलबत्ता गवर्नमेंट ने ये की थी कि अगले 2.5 साल के अंदर हम आपको डेवलपमेंट के बजट देंगे ताकि आप अपने हलकों में काम कर सकें। जहाँ तक हफीज़ शेख साहब की नाकामी का सवाल है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट को जिस लेवल पे ले आए एक शख्स की हार, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। असल में हफीज़ शेख साहब को जो चीनी स्कैंडल है वो लेकर बैठ गया है। ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा माफिया है जिसको हम शुगर माफिया कहते हैं। ये प्रॉपर MNAs भी इलेक्ट करवाते हैं, अपने MPs भी इलेक्ट करवाते हैं, और सेनेट के अंदर भी अपने अरकान इलेक्ट करवाते हैं। इस वक्त 22 MNAs ऐसे हैं जिनके पीछे ये माफिया है, या वो चीनी से रिलेटेड लोग हैं जिनकी मिल्स हैं, ये इसी तरह उसको मॉनिटर करते हैं। और ये जो इशू था वो जहांगीर तरीन साहब के साथ, वो हफीज़ शेख साहब ने बेसिकली ये सारा उनका मंसूबा था, और उन्हीं की वजह से ये सारा इशू डेवलप हुआ था। जब ये एक कमीशन बना और कमीशन की रिपोर्ट भी आई, तो उसके बाद भी ये गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ था कि ये जो 22 MNAs ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे, इसीलिए वो जो चीनी स्कैंडल और उसकी रिपोर्ट है वो सर्द खाने का शिकार हो गई थी। अब जब वोट्स लेने की बारी आई तो हफीज़ शेख साहब ने जहांगीर तरीन साहब के साथ रब्ता किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो जो उनके पास MNAs हैं, 15 MNAs ज़ाहिर है उनके पास थे, तो उनसे कहा गया था कि वो इनको वोट दिलवाए। तो उन्होंने वादा भी किया इनसे, लेकिन उन्होंने ये वादा जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ उनका था उसको निभाया, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ उनकी रिश्तेदारी भी है। तो हफीज़ शेख साहब को बेसिकली जो नुकसान हुआ वो चीनी स्कैंडल का नुकसान हुआ, और ज़ाहिर है वो कोई शख्स भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था हफीज़ शेख साहब को। PTI के जहाँ तक वोटर्स हैं, वो मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त पार्टी के साथ हैं, क्योंकि वो पार्टी लाइन से बाहर वो वोट्स नहीं दे सकते। जब शो ऑफ हैंड होगा तो कोई शख्स भी, कोई जो PTI का रुकन होगा, वो अपने प्राइम मिनिस्टर ही को वोट देगा, वो इससे बाहर नहीं निकल सकता। अलबत्ता जो इत्तेहादी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई इत्तेहादी गवर्नमेंट के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो आज या कल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, आपको वो पोलराइजेशन नजर आएगी, या MKM की तरफ से नजर आएगी, वो और वजारतें मांगेगी या कराची में फंड्स मांगेगी, जो ज़ाहिर अगर गवर्नमेंट इस लेवल पे दे देती है तो वो भी एक अजीब सा बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से बहुत हवा देगी। और इसी तरह एक बहुत अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की एक वजारत पेंडिंग है। अगर गवर्नमेंट मोनस इलाही को मिनिस्टर एक्सेप्ट कर लेती है इस लेवल पे, तो वो भी एक बड़ा गलत मेरा ख्याल इमेज आएगा इमरान खान साहब का, कि इससे इसका मतलब ये होगा कि आपने बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ किया। सेम इसी तरह जो सिंध की छोटी पार्टीज़ हैं, उनका जो इत्तेहाद है, वहाँ से भी अगर आप उनकी बात मान लेते हैं तो वो भी एक बहुत गलत इस वक्त वो भी अलामत होगी। तो मेरा ख्याल ये है कि पोलराइजेशन तो बहुत होगी, और आने वाले दिनों में किसी एक पार्टी का खिसकना जो है वो साबित करेगा कि क्या वाकई वो इदारे जिनके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं, उसके बाद पता चलेगा। और अगर इत्तेहादी साथ हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कंप्रोमाइज़ है कि सेनेट में अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को एक्सेप्ट कर लिया गया तो इस साइड से गवर्नमेंट को भी एक्सेप्ट करना है। गवर्नमेंट को भी कम से कम 6, 7, 8 महीने मिलेंगे। फिर ये अगर ये गवर्नमेंट ने जाना भी हुआ तो इस साल के आखिर तक इसके कोई चांसेस नहीं है, और सेनेट की ये बजट भी यही पेश करेंगे और बजट को पास भी फिर ये करवाएंगे। तो अगर ये सेटलमेंट है तो फिर आपको आने वाले दिनों में साफ पता चल जाएगा इसका, और अगर सेटलमेंट नहीं है तो कोई ना कोई एक जमात अनकरीब खिसकेगी जरूर फिर। जी फैसल हुसैन साहब, देखिए इमरान खान के अंदर जो है ना पॉलिटिकल मैनेजमेंट की स्किल नहीं है। अच्छा, अब उस उम्र में पहुंच चुके हैं कि अब ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट सीख नहीं सकते। आज तक ये अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है आउटसोर्स कर आए।
तो ये अगर इस तहरीक अदम एतमाद को या एतमाद का वोट जो लेने जा रहे हैं इसको कामयाब बनाना चाहते हैं तो इनको चाहिए अब आउटसोर्स ही कर दें, अपनी सलाहियतों पे जो है ना वो ना करें, इख्तिफा ना करें, उस पर एतबार ना करें। अगर उन्होंने अपनी सलाहियतों पे की बुनियाद पे जो है इसको मैनेज करने की कोशिश की तो फिर इनसे मैनेज जो है वो नहीं हो सकेगा। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि इससे कतई नज़र के तहरीक इंसाफ को इससे कितना नुकसान पहुंचा, इमरान खान को कितना नुकसान पहुंचा, लेकिन हमारे मुल्क का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बिल्कुल जो है वो नंगा होकर जो है ना वो सामने खड़ा हो गया। ये इस बात पे हमें नहीं खुश होना चाहिए कि इससे जो है तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान पहुंच गया है, इमरान खान को साफ नुकसान पहुंच गया। ये मुल्क के 22 करोड़ लोगों को भी जो है ना वो नुकसान पहुंच रहा है कि ये पैसों की बुनियाद की जो सियासत है वो इस हमारे सियासतदानों की रगों में दाखिल हो चुकी है। हम उससे जो है वो जान नहीं छुड़ा पा रहे। तो हमें इस पहलुओं पे भी नजर रखनी चाहिए कि आखिर हम कब तक जो है इस दलदल ज़्यादा निज़ाम का जो है उसमें डूबे रहेंगे, कभी हम इससे बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे। हम लोगों के नसीब में जो है इन्हीं लोगों की जंगें लड़ना रहेगी। अब 22 करोड़ लोग सबके सब इन्हीं के गुलाम बने हुए। अगर कभी तहरीक इंसाफ आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, तीनों की में कोई अगर नाकाम हो रहा है या कोई कामयाब हो रहा है, इसका बेनिफिशरी कम से कम आम आदमी तो नहीं होगा कि आम आदमी का इस सिस्टम का बेनिफिशियरी होगा भी या नहीं होगा। ये भी एक सवाल है, इस पर कोई गौर करे, कभी शायद का कोई नतीजा निकले। बिल्कुल, और यही निज़ाम बदलने तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट तब्दीली की हुकूमत है हमारे पास, और अभी उम्मीद रखें आप फैसल हुसैन साहब। जी अयाज खान साहब, आपको लगता है हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? मैं वैसे फैसल साहब का सवाल लेके जाने लगी प्रोग्राम होता है और आप मतलब फंसा देती हैं, मुझको लतीफे थोड़ी चल रहे हैं। मैं फौरन आ गई सवाल की तरफ। अच्छा, सवाल ये है कि हिकमत अमली मुझे जो नजर आ रही है, एक तो मैंने बताया रहा है वो पैसे तो करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट हिकमत अमली जो मुझे नजर आ रही गवर्नमेंट अब जिस पे वो ज्यादा जोर देगी कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता, इमरान खान साहब नहीं ले सकते, तो फिर वो असेंबलियां तोड़ देंगे। और आपको पता है कि किसी MNA और MPA के लिए सबसे बड़ा अजाब ये होता है कि 2.5 साल बाद उसको घर जाना पड़े और फिर करोड़ों खर्च करके वो वापस आ जाए। तो ये एक ऐसा हथियार ज़रूर गवर्नमेंट के पास होगा, इमरान खान साहब के पास, जो उनको एतमाद का वोट दिला देगा। ये मेरी पर्सनल असेसमेंट है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो मैच पड़ने वाला नियर फ्यूचर में वो चेयरमैन सेनेट के लिए है, क्योंकि फ़र्क ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा फ़र्क भी था जब वो फ़र्क मिटाने पे लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क भी मिटा लेते हैं। अब तो फ़र्क ही कुछ नहीं है। तो फिर ये देखना पड़ेगा कि अब जरदारी साहब जो सब पे भारी होते हैं, एक वहाँ उनका जादू। जरदारी साहब के फैन हैं मैं बिल्कुल उनका फ़ैन हूँ। जैसी वो खेल रहे होते हैं वो कमाल खेल रहे होते हैं, लेकिन वहाँ देखना पड़ेगा कि अब जरदारी साहब का मैच अगर पड़ गया तो फिर देखते हैं कि जीतता कौन है। जी आमिर साहब, देखें जी, ये परवेज़ खटक साहब के ख़िलाफ़ PTI के MPs पिछले दौर में जब वो वज़ीर आला थे तो वो आ गए थे, बन्नी गाला बुलाया गया था, अदम एतमाद और जनाब हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। और ख़ान साहब ने बुलाया कि आए मेरे से मीटिंग करें, और एकदम आके कहा कि जिसने परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ जाना है वो यहाँ से निकल जाए। और वो सारे MPs चुप करके बैठे रहे, और उसका नतीजा ये निकला कि फिर 20 MPs को 2018 के इलेक्शन में उन्होंने सेनेट में वोट नहीं दिया पार्टी को, और इन्हें निकालना पड़ा। वो तड़ी लगाई थी ना, तो तड़ी का जवाब MPs जो आए थे उन्होंने आके उस वक्त दिया जब ये कुछ नहीं कर सकते थे। अच्छा, अब आप देख लें, अब उन्हीं इत्तेहादियों के साथ और इन्हीं बागियों के साथ उन्हें एतमाद का वोट लेना है, लेना भी पड़ेगा। और वो जो है ना कि किसी से बात नहीं करनी, वो पहले लोगों के समझाए पे आए हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि AP में रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ गया कि जी वो एक सीट फालतू ले गए, लेकिन वज़ीर आला KP और वज़ीर आला पंजाब, इनके ऊपर भी नज़ला आना है अगर इन्होंने इस्लाहात करनी है। और अगर ये यूं ही चलेंगे तो फिर आप बिल्कुल भूल जाएं कि अदम एतमाद नहीं हो सकती। अदम एतमाद होगी, उसमें असम्बली नहीं टूटती, बल्कि सिर्फ वो लोग जो पब्लिकली डिफेक्शन करेंगे PTI से, अगर अदम एतमाद आती है, वो सीट से जाएंगे और वो दोबारा जिनकी हुकूमत बनेगी उनके टिकट आ जाएंगे। ये तो सौदा नकद है, सियासी है, इसमें कोई ऐसी इशू नहीं है। लेकिन अब देखना ये होगा कि हम देखते रहे कि 5.8 GDP तो पसंद नहीं थी, फिर माइनस में चले गए, अब 1.5 पे हम इस मुल्क को सस्टेनेबल कैसे करेंगे? क्या हमारा मुल्क इक्तिसादी तौर पे फौरी कोई इलेक्शन ले सकता है? और अगर हम मुल्क की सोचते हैं तो फिर आपको हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ बैठना होगा। रूल्स ऑफ द गेम
हुकूमत के और सियासत के नए सिरे से तय करने पड़ेंगे। सिर्फ नैब और इनके ज़रिए काम नहीं चला सकते। देख लिया आपने कि PMLN का कोई वोट नहीं टूटा, उनको पूरे वोट मिले, जहां सिर्फ खातून उनकी खड़ी थी और 2 वोट दूसरी तरफ से भी मिल गए। तो इस इंतकाम का कह लें, इस एहतसाब का कह लें, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चेयरमैन नैब जना रोज़ाना प्रेस रिलीज जारी करते हैं। आज भी EVM की प्रेस रिलीज जारी की, उसमें 3 पैरे थे, सबकी इज्जत की जाती है। 3 पैरे थे कि हमने ये काम कर दिए और इसहाक डार के खिलाफ आज इंक्वायरी बंद हो गई। तो क्या किया जी आपने इतना सारा शोर मचा के? आपके पास है क्या? जब कुछ नहीं है तो बेहतर ये होगा पाकिस्तान के लिए कि अब जो जरदारी ने कभी ऑफर की थी, जो शहबाज शरीफ ने की थी, अगर आप वास्ते दिला के और वो जो आउटसोर्सिंग की बात फैसल कर रहे थे, दोबारा सेटिंग कर लें तरीन के जरिए, तो इस मुल्क को वायबल बना लेंगे कुछ अरसे के लिए, वरना ये हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। ठीक है जी, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं एक ब्रेक लूंगी यहाँ पर, ब्रेक से वापस आएंगे, जमशेद साहब और रज़ा रहमान को शामिल करेंगे और यही सवाल रखेंगे कि हुकूमत की अब हिकमत अमली क्या होगी। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि सेनेट में अपोजिशन की अददी बढ़ती है, गवर्नमेंट की हिकमत अमली क्या होगी। रज़ा रहमान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, यही सवाल, गवर्नमेंट की हिकमत अमली आपके ख्याल में अब क्या होगी? जी देखें, जो हुकूमत है और अपना हुकूमत इस हवाले से एतमाद का वोट भी जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा करे, लेकिन जो हमारी सियासत में सबसे अहम चीज़ है कि वो अंपायर का गैर जानिबदार हो जाना। आज हमने देखा कि ये तासुर काफ़ी अरसे से मिल रहा था कि अंपायर जो है वो अब गैर जानिबदार हो गया है, तो उसकी आपने देखी कि उसके क्या असरात पड़े। आपको कौमी असम्बली में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कामयाबी इसी हवाले से है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत गो के अपनी पूरी कोशिश करेगी और अपने जो लोगों के साथ दोबारा वादे भी करेगी और कोशिश करेगी कि एतमाद का वोट ले ले और इसी तरह चेयरमैन सेनेट के मामले में भी आएगी। आप ये देखें, जब चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो मेजॉरिटी जो है उसने खड़े होकर उनके खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद पेश की। लेकिन जब खुफिया रायशुमारी हुई तो वो सिर्फ अंपायर की वजह से था कि उसके प्रेशर और क्योंकि जानिबदार था और गैर जानिबदार नहीं था, तो आपने उसका रिजल्ट देखा। आज गैर जानिबदार अंपायर की बात हो रही है तो उसका भी आप रिजल्ट देखें। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये पार्लियामेंट्री सियासत के हवाले से तो चीज़ें हैं, लेकिन आवाम के अंदर आज, क्योंकि इन्हीं के हवाले से कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, वो भी बरसर इक़्तिदार रही है और उनको कहा जाता था कि जी चोरों का टोला है और मुख्तलिफ बातें होती रहीं। लेकिन आज जो आवाम के अंदर इन्हीं की कामयाबी पर, इन्हीं को जिन्हें चोरों का टोला कहा जा रहा था, कामयाबी पर जो खुशी की लहर आवाम में दौड़ी है और जिस तरह से आवाम ने इस न्यूज़ को एक बहुत ही इस पर खुशी का इजहार किया है, तो वो देखने वाला पाकिस्तान के आवाम की अक्सरियत जो है इस पर बहुत खुश हुई है। तो इसके हवाले से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत जो भी अब अपनी हिकमत अमली बनाए, बेशक उसमें वो रखे, लेकिन मैं समझता हूं कि अवामी जो दबाव है, अवामी जो वो है, अब वो आस्ता आस्ता PDM के साथ जाता नजर आ रहा है। और आवाम जो है वो भी ये भी है, अगर लॉन्ग मार्च की भी कॉल दी जाती है तो आप देखेंगे कि आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो सड़कों पर निकलेगी। जी जमशेद साहब, अगर हिकमत अमली से मुराद सेनेट के इलेक्शन या चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, जी बिल्कुल, तो हमने देखा कि संजरानी का जो चेयरमैन सेनेट है, संजरानी, क्या उनकी पार्टी सेनेट में अक्सरियत में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो जीते और इस तरह जीते कि जो सबसे ज़्यादा अक्सरियत में थे वो हार गए। तो लगता यही है कि सेनेट जो है वो किसी न्यूट्रल बंदे के पास रहेगा, वो किसी पार्टी वाले बंदे के पास नहीं जाएगा। जैसे पहले मैनेज किया था, रज़ा ने आपसे बात की कि उसको मैनेज किया गया था संजरानी की जीत को, तो लगता यही है कि सेनेट जो है वो न्यूट्रल के पास रहेगा। और अगर आप इस हिकमत अमली का मकसद पूरे मुल्क के लिए है तो फिर इमरान खान की हुकूमत को रिलीफ देना होगा। सबसे पहले तो पब्लिक को देना होगा, उसके बाद अपोजिशन या सियासी जमातें जो हैं उनको भी रिलीफ देना होगा। अगर आप सबकी सांस बंद करके बैठे रहेंगे तो ख़ुद आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। सेनेट का मेरा यही ख्याल है कि ज़ाती ख्याल यही है कि कोई न्यूट्रल आदमी होगा संजरानी की तरह, जिसकी कोई पार्टी भी नहीं थी, वो चेयरमैन सेनेट बने, बाद में उनकी पार्टी बनी, उनके पास कोई अक्सरियत भी नहीं थी। तो मेरा ख्याल यही है कि जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है वो कोई न्यूट्रल आदमी होगा। इसलिए
जो वोट है वो काफ़ी क्लोज है। जी सही है जी, बहुत डिफरेंट रहा है एक्सपर्ट्स की कि क्या गवर्नमेंट की हिकमत अमली हो सकती है। साहब, सेनेट की जो गहमा गहमी, ऐसा नहीं लगता कि PSL को आप भी भूल गए हैं, लोग भी भूल गए हैं? नहीं, मैं तो नहीं भूला। हाँ, आज दूसरा मैच अलबत्ता मैं भूल गया था, मुझे याद ही नहीं था कि आज दूसरा मैच भी है। अदरवाइज कल से वही PSL है इंशाल्लाह। आज एक दिन का ये था इलेक्शन, तो देखे ना नाम ही इस चीज़ का है कि सारा दिन आप उसमें खोए रहें। जैसे ही आज फ्री हुए, कल से फिर PSL होगा और हम होंगे जी। मंसूर साहब, आपको भी लगता है गैर इंटरेस्ट अब दोबारा डेवलप हो जाएगा आपका भी और लोगों का? क्योंकि हम बार बार सेनेट इलेक्शन में कह रहे हैं कि अवाम देख रही है सियासी नुमाइंदों को, तो PSL बड़ा एक जोश होता है लोगों में, देखें इसको क्रिकेट के साथ। देखिए, पिछले 1 घंटे से हम एक ही शख्स को डिस्कस कर रहे हैं और वो है कप्तान। मैं देखिए PSL की तरफ कप्तान तो क्रिकेट का ही कप्तान है ना, तो चाहे आप उसको सियासत में क्रिकेट के कप्तान को डिस्कस करें या PSL के कप्तानों को डिस्कस करें। बट हैविंग सेड दैट, मतलब पॉलिटिक्स जो है वो भी, कप्तान भी तो अपनी हर तकरीर के अंदर क्रिकेट लेकर आते हैं, तो ठीक है, बाहर भी क्रिकेट खेलें, इधर अंदर भी क्रिकेट खेलें, डजंट मैटर। जी जावेद साहब। जी अच्छा, इस तरह है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब का एतमाद का वोट नहीं होता, उस वक्त तक सूरत हाल इसी तरह की रहेगी, क्योंकि साहब ने इजलास भी बुला लिया है। और अगर कल या परसों या उससे आने वाले चंद दिनों में अगर वज़ीर साहब का एतमाद का वोट है, तो मेरा सियासी खबर इतनी बड़ी है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्रिकेट की खबर जो होगी वो टेलीविजन पर रिफ्लेक्ट हो सकेगी। वैसे तो जाहिर है क्रिकेट एक बड़ा मेरा ख्याल है पाकिस्तान की डिज़ायर भी है, तो उसके साथ साथ तो अवाम को रहना चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जब तक सेटल नहीं होते किसी साइड पे, मेरा ख्याल है खबर यही रहेगी बड़ी। ठीक है जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट्स से इतना ही, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।